माधुरी माधुरी बहू, जरा वो मैं पड़ोस में जा रही हूँ। बहू, कहीं तूने बाल में रंग तो नहीं कराया? क्या रंग? नहीं माँ जी, मैंने तो कोई रंग नहीं करवाया। वो क्या है ना, बचपन से ही मेरे बाल भूरे हैं। अच्छा, देखकर तो नहीं लग रहा कि बचपन से ऐसे ही बाल हैं। अच्छा चलो, जो भी हो, वो मैं जरा पड़ोस से होकर आती हूँ। तो जरा घर का ख्याल रखना। और हाँ, शालू अभी ट्यूशन से आती ही होगी तो उसे खाना दे देना। माधुरी से इतना कहकर हेतल अपने रास्ते चली जाती है। अरे रे 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 माधुरी, तू तो बच गई, वरना मम्मी जी ने तो आज तेरी वाट ही लगा देनी थी। माधुरी को शादी करके घर में आए हुए अभी 2 दिन भी ना हुए थे कि तभी उसकी सास हेतल ने उसे हर चीज से रोकना टोकना अभी से ही शुरू कर दिया था। अरे माधुरी, कहाँ जा रही है? माँ जी, वो बहुत सारे कपड़े रखे थे धोने को, तो मैंने सारे धो दिए हैं। अब मैं इसे छत पर सुखाने जा रही हूँ। क्या कहा? छत पर जा रही है? देख बहू, ऐसा कर कि ये जाकर शालू को दे दे, वो जाकर छत पे सुखा देगी। वो क्या है ना कि अभी नई नई बहू आई है, तो अभी ही छत पर जाने लगेगी तो लोग क्या कहेंगे? वो सब तो ठीक है माँ जी, पर मुझे सच में बहुत सफोकेशन सी हो रही है। मुझे छत पर जाना है, थोड़ी खुली हवा लूंगी ना, तो शायद ठीक लगेगा। बहू, अब मैं तुझे क्या बताऊं? जब मैं शादी करके आई थी तो मेरी जबान मेरी सास के सामने जरा भी नहीं चलती थी, पर आजकल तो बहुएं ही सास को चुप करा जाती हैं। माधुरी समझ जाती है कि हेतल से बहस ना करने में ही उसकी भलाई है। इसी तरह दूसरे दिन, अरे शालू, तुम इतनी परेशान क्यों हो? वो भाभी, आज मेरी फ्रेंड कंचन की बर्थडे है और उसने मुझे बुलाया है, पर आप तो जानती ही हो कि भैया अभी ऑफिस में है और पापा की तबीयत ठीक नहीं है, तो मुझे वहाँ ड्रॉप कौन करेगा? अच्छा, तो तुम्हें अपनी फ्रेंड के यहाँ जाना है? अच्छा शालू, चल मुझे जल्दी से वो पुरानी स्कूटी है ना, उसकी चाबी दे दे। मैं तुझे फटाफट से अभी तेरी फ्रेंड के यहाँ छोड़कर आती हूँ। भाभी, आप मुझे लेकर जाओगी? हाँ हाँ, मैं ही तुम्हें लेकर जाऊंगी। मैंने ड्राइविंग सीखी हुई है, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। माधुरी हेलमेट पहनकर तैयार ही थी कि तभी उसकी सास हेतल वहाँ पर आती है। ये क्या कर रही हो माधुरी बहू? तुम्हें देखकर कोई बोलेगा कि तू कल ही यहाँ ब्याह कर आई है। माँ जी, पर मैंने ऐसा क्या कर दिया? अरे अरे बेवकूफ, इस हुलिये में बाहर जाएगी तो लोग क्या क्या बातें बनाएंगे। नई बहू है और स्कूटी लेकर आवारागर्दी करती फिर रही है। इस बार भी माधुरी ने हेतल से कुछ भी कहना जरूरी ना समझा। इन्हीं 2 दिनों में माधुरी समझ चुकी थी कि उसकी सास हेतल के मिजाज क्या हैं। उसे अपने परिवार से ज्यादा लोग क्या कहेंगे इसी बात की चिंता खाई जाती है। इसी कारणवश जब हेतल ने माधुरी से पूछा कि उसने बालों में रंग करवाया है, तो माधुरी ने साफ साफ इनकार कर दिया। माधुरी ने 2-3 बार जब इग्नोर किया और अब उससे इग्नोर ना हो रहा था, तब वो अपने पति मनीष से सारी बात कह देती है। तो फिर वह ये कहता है, अरे जाने भी दो माधुरी, माँ वैसे दिल से बुरी नहीं है, अब उनकी आदत यही है, ऐसा ही मान लो। अब देखो, माँ तो हमारे अकॉर्डिंग एडजस्ट नहीं ही करेंगी, हमें ही उनके अकॉर्डिंग अपने आप को बदलना होगा, समझ रही हो ना? माधुरी मनीष की बातों से सहमत थी। अरे मनीष, नाश्ता तो करते जाओ। नाश्ता? अभी भूख नहीं है माधुरी। वो क्या है ना, आज रात को मेरे कुछ कलीग्स आ रहे हैं, तो प्लीज़ तुम कुछ अच्छा बना देना उनके खाने के लिए। अच्छा ठीक है, मैं अब चलता हूँ। आज मनीष के कलीग्स आ रहे हैं, मैं क्या बनाऊँ, कुछ समझ तो आ नहीं रहा। हाँ, आइडिया, बचपन से तो मैं बहुत चाउमीन बनाती हूँ और मैं चाउमीन सबसे अच्छा बनाती हूँ। ठीक है, आज मैं सबको चाउमीन खिलाऊंगी। ये कैसी महक आ रही है रसोई से? अरे क्या कर रही हो माधुरी बहू? ये चाउमीन क्यों बना रही हो बहू?
वो दरअसल माँ जी, मनीष के कलीग्स आ रहे हैं और मनीष ने कहा है कि आज रात का डिनर वो हमारे साथ ही करेंगे। अरे बहू, तो कुछ देसी बनाना था ना, ये चाइनीज़ बनाने की क्या ज़रूरत थी। अब उन लोगों ने खाया और उन्हें पसंद ही ना आए तो सोचो वो क्या कहेंगे। हेतल की बातें सुनकर माधुरी का कॉन्फिडेंस बहुत लो हो गया था, मगर फिर भी उसने चाउमीन बनाया और सभी को परोसा। भाभी, आपके हाथों में तो जादू है, आपने तो कमाल ही कर दिया। हाँ सचमुच मनीष, ये तो बहुत टेस्टी है। सभी की तारीफें सुनकर अब माधुरी को कुछ अच्छा महसूस हो रहा था। सभी के जाने पर मनीष अपनी माँ से कहता है, माँ, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। आप माधुरी को बेवजह हर बात में इतना रोका टोका ना करें, क्योंकि वो अभी भी नई है। रहते रहते वो भी हमारे तौर तरीके सीख जाएगी। अब देखिए ना, आज उसने चाउमीन बनाई और लोगों ने कितना पसंद किया। और हाँ माधुरी, माँ तुम्हारे बुरे के लिए कुछ नहीं कहती। मनीष की बातें सुनकर हेतल को एहसास हो जाता है और वो अपनी बहू को गले से लगा लेती है। अरे वाह, ये चूड़ियाँ तो कितनी सुंदर लग रही है मुझ पर। खैर, मैं अवनी हूँ और अवनी पे तो सारी चीज अच्छी लगनी ही है। वो दीदी, मैंने सारे काम कर दिए हैं, झाड़ू पोछे सब हो गए हैं और मैंने कपड़े भी इस्त्री करके रख दिए हैं और वो आर्यन साहब को खाना भी खिला दिया है। तो क्या अब मैं घर जा सकती हूँ? ओह माय गॉड रज्जो, मैंने तुझे कितनी बार कहा है कि गेट नॉक करके आया कर, और ऊपर से तू अभी जाने की बातें कर रही है। अरे तू जानती है ना, कल दिवाली है। दीदी, मैंने सारे काम कर दिए हैं। कल अगर मुझे छुट्टी मिल जाती तो ज़रा अच्छा होता। छुट्टी? ओहो, अब तुम्हें किस बात की छुट्टी चाहिए? ना ही तुम्हारे घर में कोई गेस्ट आ रहे हैं और ना ही तुम दिवाली सेलिब्रेट करोगी। हमारे घर पे ऐसे भी कल बहुत काम है, तो अभी जल्दी से घर जा और कल सवेरे सवेरे ही वापस आ जाना। रज्जो मुंह लटकाए ही वापस घर चली जाती है। माँ, तुम वापस आ गई? मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। माँ बताओ ना, कल तुम्हें छुट्टी मिल गई ना? कल हम खूब मजे करेंगे। अब बच्चों, कल भी मुझे काम पर जाना होगा, पर तुम लोग बिल्कुल चिंता मत करो, मैं भी तुम दोनों को अपने साथ लेकर चलूंगी। आर्यन बाबा के पास खूब सारे पटाखे हैं, तुम भी उनके साथ मिलकर पटाखे फोड़ लेना। सच में माँ, कल तो बहुत मजा आएगा। बच्चों की खुशी का तो कोई ठिकाना ही ना था। अगली सुबह होते ही वही फटे पुराने कपड़ों में से कोई अच्छा कपड़ा चुनकर रज्जो अपने बच्चों को पहना देती है। माँ जल्दी चलो ना, हमें भी खूब सारे पटाखे फोड़ने हैं। हाँ बच्चे, बस हो गया, चलो चलते हैं। रज्जो अपने बच्चों को लेकर अवनी के घर पहुँचती है। बच्चों, तुम लोग अभी यहीं पर बैठो, मैं अंदर से कुछ काम निपटा कर आती हूँ। दोनों बच्चे बाहर में ही खड़े थे। तभी आर्यन खूब सारे पटाखे लेकर वहाँ पर से गुजरता है। अरे मुन्नी, तूने देखा उसके पास कितने सारे पटाखे हैं? हाँ हाँ भैया, मैंने देखा। मुझे भी पटाखे जलाने हैं, मुझे भी जलाने हैं। मैं नहीं जानती, मुझे भी पटाखे जलाने हैं। मुन्नी की जिद सुनकर लड्डू आर्यन के पास जाता है। आर्यन भैया, मुन्नी थोड़े से पटाखे जलाने को जिद कर रही है, क्या थोड़े से पटाखे आप हमें भी दोगे? मम्मी, ये लड़का मुझे तंग कर रहा है, कब से मुझे मेरे पटाखे मांग रहा है। मैं इसे कोई पटाखा नहीं दे रहा, इसे भगाओ यहाँ से। ओहो, कौन है जो मेरे बेटे को परेशान कर रहा है? अरे ओ लड़के, तुझे समझ में नहीं आ रहा एक बार में? अगर मेरा बेटा तुझे नहीं देना चाहता पटाखे तो जबरदस्ती क्यों कर रहा है? आंटी जी, मैं जबरदस्ती नहीं कर रहा, मैं तो बस पूछ रहा था। अच्छा, ऊपर से और जबान लड़ा रहा है। रुक, अभी तेरी माँ को बोल कर आती हूँ। अवनी रज्जो के पास जाकर उसे कहती है, ओफो रज्जो, तुझे कितनी बार समझाया है अपने बच्चों को लेकर मेरे घर मत आया कर। अब उन्होंने मेरे बेटे आर्यन के पास पटाखे देखे तो लटक ही गए कि मुझे भी दे दो। अरे ये क्या तरीका हुआ? गरीबी को तो इन लोगों ने बस चारा बना लिया है। रज्जो को अवनी की बात बहुत बुरी लगी। दीदी, हम गरीब जरूर हैं, पर हम गरीबी का बहाना कभी नहीं बनाते।
अरे वो तो बच्चे हैं, उन्हें क्या पता अमीर गरीब क्या होता है। हम लोगों ने कभी भी गरीबी का फायदा नहीं उठाया, आखिर वो भी तो बच्चे ही है ना। अभी बाहर से जोर से चिल्लाने की आवाजें आती हैं। दोनों दौड़कर बाहर जाते हैं तो देखते हैं लड्डू के हाथ पर काफी सारे चोटें थीं। ओह गॉड, आर्यन बेटे तुम ठीक तो हो ना? लड्डू, क्या हुआ मेरे बेटे को? माँ, वो मैं पटाखे लेकर जा रहा था कि तभी सामने से एक बाइक वाले अंकल आए और मैं बाइक के सामने आने ही वाला था कि तभी लड्डू ने मुझे बचा लिया और उसके हाथ जख्मी हो गए। लड्डू बेटा, मैंने तुझे बहुत बुरा भला कहा ना। देख, भगवान ने मुझे कितने जल्दी मजा चखा दिया। कोई बात नहीं आंटी, मैं अब ठीक हूँ। लड्डू मेरे बेटे, चल घर चल, मैं तेरे जख्मों में मरहम लगा देती हूँ। रज्जो, रुको, कहाँ जा रही हो? मुझे माफ कर दे रज्जो। दीदी, आप माफी मत मांगिए, आप बस लड्डू के लिए प्रार्थना करिएगा कि वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए। वो तो मैं जरूर ही करूँगी। आज से मेरा बेटा सिर्फ आर्यन ही नहीं बल्कि लड्डू और मुन्नी भी है। मैं भला अपने इन दो बच्चों को कैसे भूल सकती हूँ। जा रज्जो, अभी तू घर जा, पर शाम को जरूर आना। कोई काम करने नहीं बुला रही हूँ, शाम को हमारे साथ मिलकर दिवाली मनाने आना। बच्चों, तुम लोग भी जरूर आना, और ये कुछ मेरी तरफ से तोहफे समझ के रख लो। रज्जो, ये लो। दीदी, ये सब किस लिए? अरे क्यों, तुम्हें भी तो हमारी तरह दिवाली मनाने का पूरा पूरा हक है। रज्जो अपने बच्चों को लेकर घर वापस चली जाती है और फिर शाम होते ही बच्चों को लेकर वापस अवनी के घर आ जाती है और फिर सभी मिलजुल कर खूब अच्छे से दिवाली का आनंद उठाते हैं।